नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो 1275 जो आपके बिहार दरोगा का जो वैकेंसी निकला था, तो उससे रिलेटेड हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट हम लोग फ्रेंड्स कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट है वो आपका 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, अब विश्वास कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये आपके यूट्यूब चैनल पे ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिए, अगर मैं इस बुक को एनालिसिस किया हूँ और ये बुक का डिस्क्रिप्शन बहुत ही काफ़ी दिया हुआ है, तो अप्रॉक्स इसको मैं 2 घंटा पढ़ के इसको अच्छे से एनालिसिस करके कौन कौन आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो मैं सभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि आप ही लोग के लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जरूर कीजिएगा। और पीसीएस मेकर को टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिया जो होते हैं वो क्रिया को हम एक तरह सकर्मक क्रिया होता है और एक होता है अकर्मक क्रिया होता है। देखिए सिंपल से अगर हम बात करते हैं ना, देखिए दीपक दौड़ रहा है, तो दीपक मतलब कि दीपक दौड़ रहा था, क्या दौड़ रहा है, इससे क्या का प्रश्न नहीं निकल रहा है ना, तो ऐसे याद रखिएगा कि जिससे क्या का प्रश्न निकलेगा वो कहलाएगा सकर्मक क्रिया, और जिससे क्या का प्रश्न नहीं निकलेगा वो कहलाएगा अकर्मक क्रिया। देखिए दीपक दौड़ रहा था, क्या दौड़ रहा है, नहीं निकल रहा है, लेकिन बोलते क्या कि दीपक बिस्कुट खा रहा है, तो क्या खा रहे थे, बिस्किट खा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल से याद रखिएगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया में इसमें कर्म नहीं होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको रहूँगा मैं जरूर बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में कितना किनके द्वारा 62 रुपये अनुमानित किया गया है। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात कर रहे हैं, 62 रुपया किसके द्वारा बताया गया था, तो याद रखिएगा। अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VKRV राव। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है वह VKRV राव द्वारा, याद रखिएगा डेट पूछेगा कब किया गया था, 1931-32 में इन्होंने ये बताया था, तो याद रखिएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगर हम बात करते देखिए सबसे पहले किसने बताया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो बताया थे वो दादा भाई नौरोजी ने बताया थे 1868 में, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि जो भी प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितना है, तो 20 रुपया बताया था इन्होंने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका कि चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। अब देखिए पूरा कब हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ। ये जो आपका जो ये वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े जो है ना, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा संकलित एवं जारी किया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1591-92 में। तो याद रखिएगा कि चार मीनार का जो निर्माण जो है वो 1591-92 में पूरा हुआ था। और याद रखिएगा कि यह किसने करवाया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। याद रखिएगा किसने, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1591-92 में। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर कि देखिए 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य होंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर 53 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ना VVI कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LVM-3M4। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका चंद्रयान, आदित्य L1, चंद्रयान 1, 2, 3, इस पर जितने भी वीडियो मतलब कि है, मैं इस पर वीडियो बना चुका। तो एक बार प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, टारगेट बैच में वहाँ पे आपको इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा आ गया, तो यहाँ पे देख लेते। देखिए ये लॉन्च कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में, तो इसको सॉफ्ट लैंडिंग कब हुआ, तो 23 अगस्त 2023 को इसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। और याद रखिएगा इसका सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ था। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके लैंडर, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था
क्या आया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये चंद्रयान 3 है जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बनी थी, तो याद रखिएगा पी वीर मुथुवेल, ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी थी। कौन, तो पी वीर मुथुवेल, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा। और देखिए वो जहाँ पे जब उतरा था चंद्रमा, जिस सतह पर जो उतरा था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो आपको अभी लेटेस्ट है तो आपको पता है कि शिव शक्ति के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका चंद्रयान 2 की जो क्रैश लैंडिंग जो साइट हुई थी वहाँ उसको हम लोग भारतीय तिरंगा की छाप थी जो तिरंगा पॉइंट के नाम से नाम उसका दिया गया था। उसका क्या नाम दिया गया था, तो तिरंगा पॉइंट दिया गया था चंद्रयान 2 को, लेकिन इसको क्या दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा फ्रेंड्स हम लोग एक और दिन की 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आप स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा किए। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल में वीडियो बना चुका हो तो एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों को मध्य किया गया। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत तथा मालदीव के बीच में। ठीक है, तो एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स और मालदीव के बीच में और आपका कौन सा जो ये आयोजन हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए एक है ना जायद तलवार, ये जायद तलवार जो हुआ है ना भारत और यूएई के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि जायद तलवार किसके बीच में हुआ है, तो भारत और यूएई के बीच में दुबई में हुआ है। ठीक है, और याद रखें एक्वेरियन जो हुआ है भारत तथा मालदीव के बीच में। याद रखिएगा एक्वेरियन किसके बीच में हुआ है, तो भारत तथा मालदीव के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है, तो एक्वेरियन हुआ है जो कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें विचार करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि एक अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन को कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है, तो ये आपका गलत है, ये आपका नहीं होगा। परासरण का डेफिनेशन ये नहीं है, ये परासरण का डेफिनेशन आपका गलत है। ठीक है, और विलय के अणुओं को उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पेशी उत्तक में। तो याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म, तो ये पेशी उत्तक में पाया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी, यानी कि एजी टेंसले ने। तो याद रखिए एजी टेंसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय अवस्थित है। तो देखिए इसका फ्रेंड्स मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये कहाँ अवस्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा, तो ये कौन सा है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि Hg, यानी कि Hg तनु HCl से अभिक्रियाशील न होने पर H2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभिक्रियाशीलता समूह में Hg यानी कि पारा का स्थान अन्य सभी क्रियाशील धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, इसलिए क्या होता है कि यह H2 नहीं बनाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस सेट में है, तो एक बार देख लीजिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस द गिवन बिलो। बोला कि डैश आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसको अनफुलफिल्ड डिजायर कहते हैं। तो ये आपका सेंटेक्स में पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली अगर अनफुलफिल्ड कंडीशन, देखिए ऐसा एक आकाश में एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, ये वो ऐसे सेंटेंस आपको अनकंडीशनल यानी कि अनफुलफिल्ड डिजायर में जो आप सोचेंगे कभी वो पूरा नहीं होगा, तो उसके साथ हमेशा ना वर्ड का यूज़ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये एक कंडीशन होता है तो उसके साथ हमेशा क्या यूज़ करना है, तो वर्ड का यूज़ करना है, WERD। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम क्या है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत में, तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे, तो देखिए सबसे पहले अगर बात सबसे पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, फिर शक, हून और तुर्क। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो एक और बात में अगर इससे हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 122, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर याद रखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 122। तो इसके तहत क्या किया गया है
कि संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 122 अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो कैसे हो सकती है, तो याद रखिएगा जो ये होगी वो संसद के अधिनियम से ही इसकी वृद्धि हो सकती है। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के अधिनियम से हो सकती है। और याद रखिएगा इसका अनुच्छेद है आपका 1 का 4 यानी कि अनुच्छेद 124 का उपबंध है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अवार्ड दिख रहा है ना, इससे भी मैं आपको वीडियो बना चुका था। तो प्लीज़ आप एक बार पीसीएस मेकर चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा दरोगा का, और वहाँ पे आपको बहुत सारे 28-29 स्पेशल फॉर द दरोगा के लिए बनाया, तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मिस्र द्वारा अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे अवार्ड है जो मोदी के द्वारा दिया गया, तो एक बार वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हो, प्लीज़ आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए, जाकिर हुसैन को दिया गया है, एम कृष्णा को दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को दिया, लेकिन दीपक धर को नहीं दिया गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना दीपक धर को, तो ये इनको पद्म विभूषण नहीं, इनको पद्म भूषण दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब पद्म विभूषण नहीं, दीपक धर को क्या दिया गया, तो पद्म भूषण दिया गया। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कि पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 यानी कि 1954 में प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में टोटल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण 6 गो, पद्म भूषण 9 गो और पद्मश्री 91 को दिया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें 19 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए और देखिए अगर हम बिहार से रिलेटेड बात करते हैं, तो बिहार के 3 व्यक्तियों को 2023 का पद्मश्री दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार वालों एग्जाम के लिए, स्पेशल फॉर द दरोगा के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिहार के 3 व्यक्तियों को 2023 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब उसका नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला नाम है आपका आनंद कुमार का, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया आनंद कुमार को। दूसरा है कपिल देव प्रसाद को, कला के क्षेत्र में दिया गया है। और तीसरा आपका सुभद्रा देवी, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो इतना आप लोग बेसिक नॉलेज में आपको बता दिया हूँ ताकि आपका एग्जाम में ना छूटे। देखिए फ्रेंड्स, आप हो सके ना इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को बार आप देखिएगा तो बार बार अगर आप देखते हैं तो आपको याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए तो फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ फीफा या जागीर होता है, ये आपका सही है। तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नास में फैला हुआ था, तो ये आपका फ्रेंड्स गलत है। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सही है। और कंपस का आविष्कार चीन द्वारा किया गया, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तांग साम्राज्य जो है ना वो भारत में नहीं, ये चीन से संबंधित है, याद रखिएगा। तांग साम्राज्य कहाँ से है, तो ये चीन में फैला हुआ है, यहाँ पे भारत में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, ये आपका सही है। यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, आपका ये भी सही है। यह प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। लेकिन यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, तो ये आपका गलत है। तो देखिए गोल्जिकाय स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, यह कथन सत्य नहीं है, आपका गलत है। और याद रखिएगा गोल्जिकाय की खोज ना कैमियो गोल्जी ने किया था, ये याद रखिएगा। और गोल्जिकाय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। गोल्जिकाय को क्या कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मादा जनन कोशिकाएं यानी कि अंडे कोशिकाएं बनते हैं। तो देखिए ये किससे मतलब कैसे बनते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंडाशय से। यानी कि मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिका का निर्माण क्या होता है, तो अंडाशय में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो लोकपाल की चयन समिति में नहीं, ये राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे शामिल नहीं होते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1979 में।
तो देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1979 में किया गया था, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर द्वितीय पूछ दिए तो प्रथम भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1953 में, ये आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय तो 1979 में हुआ, लेकिन प्रथम कब हुआ तो 1953 में। और याद रखिएगा कि काका कलेलकर की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिएगा क्या मैंने बताया, काका कलेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। क्या था इसका शासन क्षेत्र, तो देखिए इसका शासन क्षेत्र था केरल। तो मूसिका राजवंश का शासन उत्तरी केरल में था, ठीक है। और मूसिक वंश पुस्तक की रचना अतुल ने 11वीं सदी में की थी। याद रखिएगा, मूसिक वंश पुस्तक की रचना किसने की है, तो अतुल ने 11वीं सदी में की थी। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर कि एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है। तो याद रखिएगा, तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, तो ये आपका सही है। और सभी पोषक तत्वों के लिए RDA का पूरा करता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखते हैं, मैचिंग खेलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। और सबसे पहले यहाँ पे है सूची 1 और सूची आपका 2 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि डहेलिया, तो ये देखिए डहेलिया क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डहेलिया जो होते हैं ना, ये होते हैं पुलकित जड़ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिएगा डहेलिया क्या हो जाएगा, ये होते हैं पुलकित जड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है आपका, ठीक है। उसके अगर हम बात करते हैं कि पान, तो ये फ्रेंड्स पान क्या है, तो पान देखिए फ्रेंड्स, ये पान आपके ना होते हैं ना, ये क्या होते हैं, तो आरोही जड़ होते हैं, ठीक है। और अमरबेल क्या होते हैं, तो अमरबेल होते हैं चूसन जड़ होते हैं। और सलजम क्या होता है, तो सलजम जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, कुंभी रूपी जड़ होता है। तो ये जड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि श्वेत वामन बनता है। तो याद रखिएगा कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो वह श्वेत वामन बनता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो आप मैथ का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 125% होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है 28 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 28 नंबर का, तो देखिए अगर इसको आप बनाइएगा तो पहले क्लॉकवाइज कीजिए। क्लॉकवाइज कहने का मतलब कि जिसमें 11 है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, 11 है तो 1 + 1 1,1 लिखे, तो 1 का क्यू कितना होता है, तो 1 का क्यू हो जाएगा ये देखिएगा, और इसको क्या करिएगा ऐड कर दीजिएगा, जिसमें 28 28 देखिए, तो 28 का क्या हो गया 2 हो गया, और 2 का क्यू कर देंगे तो 28 हो जाएगा। उसका इसको हम लोग बना सकते हैं, ऐसे करके इसको आप देख सकते हैं कि इसको क्लॉकवाइज आप बना दीजिएगा, ठीक है। आप अपने तरीका से बनाइए, मैं अपने तरीका से आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 29 नंबर है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट को कि उत्तर चुनिए। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि ये साल्ट रेंज है, ये पर्वतीय से संबंधित है, इसको हम लोग आपको मैच करते हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साल्ट रेंज, देखिए सबसे पहले ये साल्ट रेंज जो है ना वो पाकिस्तान में, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि भ्रंशोत्तर पर्वत, ठीक है। साल्ट रेंज कहाँ है, जो पाकिस्तान में, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भ्रंशोत्तर पर्वत। दूसरा है आल्पस, तो आल्पस जो आपको पता है कि आल्पस कहाँ है, तो यूरोप में है, इसको बोलते हैं वलित। आल्पस क्या, वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ये 1 का 4, अब बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूजियामा, ये फ्यूजियामा है फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और विंध्य क्या है, तो ये क्या है, तो अवशिष्ट पर्वत है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। तो देखिए कौन सा मूल भौतिक राशि है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये क्या है, तो एक भौतिक राशि है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कि भौतिक राशियों की संख्या अभी कितनी है, तो याद किया 7 हमारे भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशियों की संख्या है, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका आपको डिस्क्रिप्शन वाला PDF चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में आपका न्यू बुक आया है और ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है आप लोगों के लिए, तो आप यूट्यूब से भी मैं 200 अप्रॉक्स बुक का दाम पड़ता है, तो आप मैं वीडियो बनाया तो देखिए सुनने से ना फ्रेंड्स आपको याद होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। सर इसका हाँ PDF चाहिए ना डिस्क्रिप्शन वाला, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी क्या बोले, कमेंट आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप जरूर कीजिएगा, ज्वाइन जरूर होइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर कि प्रस्रव्य तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए प्रस्रव्य तरंगे की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स कि प्रस्रव्य तरंगे जो होता है वो मतलब क्या होता है,
तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगे को ना पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, इतना जानिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या देखते हैं, तो देखिए ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये कीड़ों को नष्ट करती है और समुद्र में गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंगे को बोलते हैं। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे को श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये मैं तीनों आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तुर्की। तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावित तुर्की को सहायता के लिए चलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने C-17, याद रखिए एक एग्जाम में आया था कि C-17 ग्लोब मास्टर विमान को लगाया गया था, याद रखिएगा किसके लिए, तो C-17 ग्लोब मास्टर विमान को लगाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे में अगर हम बात करते हैं क्या कि करुणा, तो देखिए करुणा जो है भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी, ये म्यांमार में सहायता के लिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद कावेरी की बात करते हैं। कावेरी की भारत सरकार ने शुरू किया था। सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु कावेरी का कावेरी का जो ऑपरेशन वो चला गया था। और सद्भावना जो है भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। लद्दाख के बुनियादी विकास के लिए इसको चलाया गया था। फ्रेंड्स याद रखिए, एक गरुड़ भी है। तो गरुड़ जो है वह अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध के लिए चलाया गया था, CBI एवं NCB के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 32वां नंबर VVI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 22वां फीफा विश्व कप 22 का उपविजेता देश कौन है। ठीक है, तो देखिए इसे रिलेटेड हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको पता है कि उपविजेता आपका फ्रांस है और विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना है। तो याद रखिएगा 22वां जो फीफा विश्व कप 2022 का जो उपविजेता है वो कौन सा है देश है, तो फ्रांस है। और 22वां फीफा विश्व कप के बारे में देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बेसिक नॉलेज। अगर हम बात करते हैं आयोजन, तो इसका आयोजन कतर में हुआ है। सुनिएगा फिर ध्यान से, इसका आयोजन कतर में हुआ है। इसके शुभंकर कौन थे, तो लाइव था, लाइव। इसके शुभंकर कौन थे, तो लाइव था, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसके विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना याद रखिए, तीसरी बार ये अर्जेंटीना जीता है, तीसरी बार। ठीक है, और बात करें गोल्डन बूट के, तो किसको मिला, तो किलियन एम्बाप्पे को मिला, जो फ्रांस के है। गोल्डन बूट किसे मिला, तो किलियन एम्बाप्पे को, जो फ्रांस के हैं। गोल्डन बॉल तो लियोनेल मेसी को मिला, और जो अर्जेंटीना के है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपको हो गया 22वां। अगर हम बात करें 23वां फीफा जो विश्व कप जो होगा कब होगा, तो 2026 में होगा। तो ये याद रखिएगा। और जब होगा कहाँ पे होगा, तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम, तो देखिए प्रथम भी एग्जाम में आ सकता है। तो प्रथम फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था, तो उरुग्वे में हुआ था। और जीता कौन था, तो यही जो आपका जो देश है उरुग्वे, वो क्या हुआ था, इसको जीता था। तो ये फ्रेंड्स आपका बेसिक नॉलेज है। चलिए, ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताया है क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कोई इसे नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका कि चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उदयपुर था, जो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ों के व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी का। धूम का, कोहरा का और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, तो ये मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उनकी विशेषताओं को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कुछ इसमें रेगुलेटिंग एक्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए ये किससे संबंधित है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो फ्रेंड्स है ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो देखिए 1773 में तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, लेकिन स्थापना हुआ था 1774 में। तो ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। नेक्स्ट है क्या कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए ये अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था कब, तो 1784 में, 1784 में। नेक्स्ट है आपका कि चार्टर अधिनियम 1813। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था कि जो आपके ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। और ये भी कहा गया था कि प्रत्येक साल शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और चार्टर अधिनियम 1833 क्या था, तो याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति करना। तो इसका आप देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपको मैंने मैच कर दिया। और इसका याद रखिएगा कि आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग मैंने बता दिया डिटेल में, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी संवैधानिक राज्यों की सीमाओं को बदलने का ना ये संसद का काम होता है, तो ये संसद की अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्वारा सिखों द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए नहीं पूछ रहा है, तो देखिए अगर आपको सिर ए अकबर है, मज अल बहरीन है और सफीनत उल औलिया है, लेकिन दारावनामा नहीं है। याद रखिएगा कि दारावनामा दारा सिकों द्वारा रचित ये पुस्तक नहीं है। ये दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। ये कौन सा बीमारी किससे संबंधित है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि डेंगू बुखार, तो देखिए डेंगू बुखार तो आपको पता है कि एडिस एजिप्ट मच्छर काटने से होता है। ठीक है, अब देखिए हाथी पाँव, जो हाथी पाँव जो जिसका पैर नहीं देखते होंगे फूल जाता होगा, तो किससे होता है। तो याद रखिएगा ये होता है क्यूलेक्स फैटिगन से, क्यूलेक्स फैटिगन से। काला जड़ जो होता है वो किससे होता है, तो काला जड़ जो फ्रेंड्स होता है आपका फिल्वोटोमस से होता है। और निद्रा रोग किससे होता है, तो ग्लोसिना से निद्रा रोग होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 40 नंबर की क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जापान में। तो याद रखिए क्वांटो तथा नोबी का मैदान जापान में स्थित है। क्वांटो तथा नोबी का मैदान कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है। और यह मतलब कि क्वांटो मैदान जो है ना, यह जापान का सबसे बड़ी मैदानी क्षेत्र है जो होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अक्षांशों में से अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री से 35 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अश्व अक्षांश कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें खनन को ना, तो इसको हम लोग ना प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें ना कृषि एवं संबंध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए द्वितीय क्षेत्र को ना औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और उसमें कोई भी विनिर्माण हो गया, निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, इसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, तृतीय क्षेत्र को ना सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें होटल एवं रेस्टोरेंट हो गया, परिवहन हो गया, संचार भंडारण हो गया, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, ये चिकित्सा, ये सब क्या आते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव का होता है जो प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टेक्नीशियम। तो टेक्नीशियम जो है वह सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। टेक्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या याद रखिएगा 43 होता है, यानी कि 43 की परमाणु संख्या होती है। और याद रखिएगा जिसे आमतौर पर हम लोग ग्रे पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि टेक्नीशियम की खोज कब हुई थी, तो 1937 यानी कि 1937 में सबसे पहले कार्ले पेरियर और एमिलियो सेग्रे ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको नाम बता दिया। नेक्स्ट है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी रस्किन बॉन्ड है। तो याद रखिए इसके लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है। देखिए एक नीरज चौधरी के द्वारा भी बुक लिखा गया है। ठीक है, नीरज चौधरी ऑप्शन में आप देख रहेंगे, तो इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और एक अमिताभ जो है आपका है अमिताभ घोष के भी द्वारा एक लिया गया था, स्मोक एंड एसेस लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और सलमान रुश्दी के द्वारा विक्ट्री सिटी लिखा गया, ये भी याद रखिएगा, विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर की भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। VVI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा G20 के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा नहीं कि वीडियो लंबा हो गया। देखिए लंबा होने का रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको आपके यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा, कहीं सर्च कीजिएगा, आपको 30 या 35 मिनट्स का आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप
इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप डिटेल में देख लेंगे तो आपके एग्जाम ऑफ नज़रिया से बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यही सोच के आप लोग के लिए बनाया हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर आप थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग का रिजल्ट हो बिहार दरोगा में 1275 पोस्ट, इस सीट में आपका एक सीट जरूर हो। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करते हैं क्या कि 2023 में G20 की अध्यक्षता आपको पता है कि भारत द्वारा किया गया है। ठीक है, और G20 की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा 26 सितंबर 1999 में इसका स्थापना हुआ था G20 का। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा कि G20 में जो 2024 के जो अध्यक्षता कौन करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो 2023 वाला तो भारत किया, 2024 वाला कौन करेगा, तो ये ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि G20 के बारे में, तो देखिए G20, देखिए अभी तो G20 है, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा, ये G21 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा G21, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीकी संघ जो एक देश है जो इसमें शामिल हुआ है, और अफ्रीकी संघ में अगर एग्जाम में कितने देश है, तो अफ्रीकी संघ में फ्रेंड्स टोटल 54 यानी कि 54 देश शामिल है। तो याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब देखिए, अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम में आता है कि G20 में महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुआ, तो गांधीनगर में हुआ। ठीक है, G20 के संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ, तो वाराणसी यूपी में हुआ। उसका याद रखिएगा कि साइंस 20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है 47 नंबर कि आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर 2019 को। तो याद रखिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था और पारित भी कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करें लोकसभा की तो बात कर दे, लेकिन अगर राज्यसभा से एग्जाम में आ जाए तो राज्यसभा में याद रखिएगा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, और किसके तहत मिली थी, तो याद रखिएगा यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हेतु लाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 49 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 253 के तहत यह कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्या कि गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी। देखिए मैं गदर पार्टी का स्थापना नहीं पूछ रहा हूँ, आप कितने लोग कन्फ्यूजन के गलत मान लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा गदर पार्टी ने मतलब क्या कि विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी, तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 21 फरवरी 1915 को। लेकिन बात करें कि गदर पार्टी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुआ था 15 जुलाई 1913, यानी कि 1930 में क्या होता है कि इसका स्थापना हुआ था गदर पार्टी का, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है, तो कौन है। देखिए ये फॉस्फोरिक जो अम्ल है ना फ्रेंड्स, ये त्रिक्षारकी अम्ल होता है। ठीक है, और ये त्रिक्षारकी अम्ल होता है। अगर हम बात करते हैं कि द्विक्षारकी भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा ये जो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिख रहा है ना, ये आपका द्विक्षारकी अम्ल है। अब एक क्षारकी भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, तो याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो और नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है यह एक क्षारकी अम्ल है। तो याद रखिएगा तीनों मैं बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए स्थानीय हवाएं हैं किस देश में बहती है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे सिमुम है, तो जो सिमुम जो है यह ना अरब रेगिस्तान में बहती है। ठीक है, अगर 22 की बात करें तो 22 जो है फ्रेंड्स ये कहाँ बहती है, तो फ्रांस में बहती है। और पैम्पोरा जो है वो कहाँ बहती है, तो पैम्पोरा फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि पैम्पोरा की, तो ये बहती है आपके एक बार उधर देख लेते हैं, ये यहाँ पे नहीं, पैम्पोरा फ्रेंड्स आई थिंक ये बहती है आपको अर्जेंटीना में और नॉर्वेस्टर। आगे नेक्स्ट आपका देखिए पंपेरा अर्जेंटीना में बहती है। देखिए नॉर्वेस्टर जो है ये कहाँ बहती है, तो ये न्यूजीलैंड में बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं इसको PDF दे दूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 20 मिनट। ठीक है, और देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है, तो कौन सा क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कैमूर। ये कैमूर क्षेत्र जो है विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला ये क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या
और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 56 नंबर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक कथन सत्य है, जो कथन के बारे में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेशों में बेचना, ये क्या है, तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लागत पूंजी के संदर्भ में यही कथन आपका सत्य है। अब देखिए आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, और इसको हम लोग देखते हैं, इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये संघ है, कौन से जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है नियोपाइलिना, ये नियोपाइलिना जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आते हैं आपके एनेलिडा और मोलास्का के बीच के योजक कड़ी हैं। अगर बात करते हैं युगलिना की, तो देखिए युगलिना जो है वो क्या है, तो ये पादप एवं जंतु के बीच के योजक कड़ी है। ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स ये क्या है, तो ये आपके हैं सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच योजक कड़ी है। ये क्या है, तो सरीसृप एवं स्तनधारियों के बीच योजक कड़ी है। और पेरिपेटस क्या है, तो ये पेरिपेटस जो है फ्रेंड्स ये आपके क्या है, तो ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा फ्रेंड्स का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कि वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, तो किसके कारण बनती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरंभीय एधा के कारण। तो वृद्धि वलय बनाती है किसके कारण, तो अंतरंभीय एधा के कारण बनाती है। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर है क्या कि गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विहान मेला का आयोजन किया जाता है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में। तो देखिए उड़ीसा में जो है विहान मेला का आयोजन जो होता है उड़ीसा में कोंध जनजाति द्वारा, याद रखिए कोंध, अगर जनजाति पूछे तो कोंध जनजाति के द्वारा यह किया जाता है। एक और याद रखिएगा, उड़ीसा में फ्रेंड्स मनाया जाता है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था, तो उड़ीसा, भुवनेश्वर के उड़ीसा में मनाया गया था। याद रखिएगा ये लोग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका कि 61 नंबर की सारोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि पद्मावती। तो याद रखिएगा कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है, तो पद्मावती दिया गया है। तो ये भी मतलब कि पद्मावती नाम उसका रखा गया है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए तो गाय से आए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि आईआईटी मद्रास से दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीनों रहे, आप लोकमान्य तिलक सुने होंगे, एनी बेसेंट सीन होंगे, ये एस सुब्रमण्यम अय्यर थे ना, ये भी क्या थे, तो ये भी इससे संबंधित थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट के, तो एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 यानी कि 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, और इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी कौन कौन थे, इसका नाम सुन लीजिएगा, जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया जो थे इसके क्या थे, तो मुख्य सहयोगी थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हुआ क्या था कि 1917 में 1917 में जब एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एवं बीपी वाडिया को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि यानी कि नाइटहुड की वापस कर दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, इनमें से तीनों क्या थे कि होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। 63 नंबर है क्या कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो देखिए किसके बीच है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच क्या है, तो ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 64 नंबर की बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि बेतवा नदी होती है विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपका जो तदर्भ न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीश की नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक फिजिक्स का क्वेश्चन आपका कि एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग की विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि 1/r1 बराबर फॉर्मूला होता है, 1/r1 बराबर फॉर्मूला रख के इसको यहाँ पे करके आप फॉर्मूला 1/2 + 1/4 + 1/8 करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15
अनु 15/7 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 67 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जे.वी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रथा पार्टी का गठन किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मतलब कि जो अगर बात करते हैं केवल दो ही सही, यानी कि पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशम किसान मजदूर प्रथा पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए, देखिए चांदी पाया जाता है, सोना, प्लेटिनियम, लेकिन एल्युमिनियम जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एक क्वेश्चन इससे आपको याद रखिएगा कि भूपर पट्टी में एल्युमिनियम धातु सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक धातु कौन है, तो एल है, यानी कि एल्युमिनियम है। चलिए नेक्स्ट है आपका 69 नंबर कि निम्न से कौन सा सही है। देखिए इसमें से सही को ढूंढना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें से सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, तो 2 लाख ppm होती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो होती है, देखिए ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता होती है ना, वो आपका ना 110 नहीं 10 ppm होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, और ये अगर बात करते हैं क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है कि भारत के विकास जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चित्रकूट प्रपात को। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। और याद रखिए फ्रेंड्स कि नियाग्रा जलप्रपात है ना, अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर यह स्थित है। 71 है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है, तो इसकी सामान्य दिशा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है 72 नंबर कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगा। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 5.9%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि केंद्रीय बजट 2023 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% है, और केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बता देते हैं कि देखिए राजकोषीय घाटा एक राजस्व घाटा, दो आप याद रखिएगा। देखिए 2023-24 का बजट अनुमान अगर बात करते हैं, राजकोषीय घाटा कितना है तो 5.9%, और राजस्व घाटा कितना है तो 2.9%। ठीक है, और प्रभावी राजस्व घाटा है 1.7% और प्राथमिक घाटा 2.3% है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं कि इसका कि तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2025 तक। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक टीबी बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए ये तो केंद्र सरकार का है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए WHO का कब तक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का है 2030 तक रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2030 तक विश्व की टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं टीबी से आपको बता देता हूँ कि कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर को टीबी मुक्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वहाँ पर टीबी मुक्त है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि टीबी क्यों, तो टीबी हम लोग कब मनाते हैं, तो ये भी आपको आता है टीबी दिवस, तो 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं टीबी दिवस। ठीक है, लेकिन इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा येस वी कैन एंड टीबी, येस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि 74 नंबर कि फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में सजाएं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले घटनाएं की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हुआ था आपका स्टेटस मतलब कि स्टेटस जनरल की बैठक, ये कब हुआ था, डेट आप लोग याद रखिएगा, ये 1789 में हुआ था ये। ठीक है, आप लोग डेट थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद हुआ था लुई 16वां की हत्या, तो ये 1792-93 में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा, सन 1792-93 में इसका हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था, ये कब बना, तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, तो ये 1804 में बना। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, तो ये 1815 में हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 75 नंबर कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ट मिट्टी कहा जाता है, तो ये सबसे अच्छा मिट्टी पता है आपको कि ये काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, और ये काली मिट्टी जो होती है स्वतः कृष्ट मिट्टी कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये क्या होता है कि यह मिट्टी का काल, देखिए ये क्वेश्चन आता है
कि जो मिट्टी में जो काला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ये काला रंग होता है। और ये आया कहाँ से, तो याद रखिएगा काली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ था। और काली मिट्टी जो अधिकांशतः जो होती है ना दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिए दक्कन के क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट 76 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो देखिए ये कावेरी नदी घाटी जो है ना ये कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 77 नंबर कि आवश्यक वसा अम्ल का नाम की पहचान करें। तो अगर हम बात करते हैं तो इसकी नाम की पहचान ये क्या हो जाएगा, तो लिनोलिक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लिनोलेनिक हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा एराकिडोनिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है 78 नंबर कि दंड प्रक्रिया संहिता 1977 यानी कि CPC 1973 कब से प्लावित हुई, तो ये कब से हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1974 को। तो याद रखिएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल मतलब 1973 में आया था, लेकिन लागू हुआ था कब, तक 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ था। इसको 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी, और इसमें कुल कितने धारे थे, तो 484 धारे थी और 2 अनुसूचियाँ इसमें थी। चलिए नेक्स्ट है आपका 79 नंबर कि भारत में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किस के विकास हेतु हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि कोविड-19 वायरस की संरचना में पोर्टरुंडिंग नोक स्पाइकस शामिल होते हैं जो निम्न से किससे बने होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन के ये बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर की सामाजिक वृद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है, तो ये नापने का सूत्र है आपका, देखिएगा इसका सूत्र फ्रेंड्स होगा SA/CA × 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, SA का मतलब होता है सोशल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, तो कौन सी करती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ABC यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि परामर्श, मेडिकल सहायता और यौगिक आसान ये करती है। तो देखिए फ्रेंड्स नशा मुक्ति से हम लोग कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शराबबंदी कानून के बारे में, देखिए कौन कौन सा राज्य में और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। देखिए बिहार में, गुजरात में, नागालैंड और मिजोरम में यहाँ पे आपका शराब पूर्ण रूप से बंद है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप में मतलब कि वहाँ पे शराब के सेवन पे भी क्या है, वहाँ पे भी प्रतिबंध है। लेकिन याद रखिए एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आ सकता है कि जो गुजरात पहला राज्य है जिसने शराब बंदी लागू की थी कब, तो 1960 में इन्होंने लागू किया था गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला अगर देखिए अब यहाँ पे बिहार में भी देख लेते हैं कुछ शराबबंदी के बारे में। देखिए बिहार की बात करते हैं क्या कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत 2016 में आपको शराब बंद हुआ था बिहार में 4 अप्रैल को, याद रखिएगा डेट 4 अप्रैल 2016 को बंद हुआ था। पूर्ण रूप से शराब क्या हुआ था कि बिहार में बंद हो गया था, ये भी याद रखिए। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 6 सेंटीमीटर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 84 है कि केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था, तो देखिए केपलर ने 3 नियमों का उल्लेख किया था। पहला है कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलों का नियम, और तीसरा है आवर्त कालों का नियम दिया था। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर के बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, तो क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जीवाणु। तो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव क्या है, तो ये जीवाणु है। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है, तो कहाँ पे गिरती है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर। तो पृथ्वी की वातावरण के तापमान के सामान्य ह्रास जो होती है अवनति दर क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फसाई के द्वारा FSSAI। याद रखिएगा कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI द्वारा जारी किया जा सकता है। देखिए अगर बात करते हैं कि हाल ही में फसाई द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें प्रथम राज्य केरल है, दूसरा स्थान पंजाब है और तीसरा स्थान तमिलनाडु है। अगर हम छोटे राज्य में प्रथम स्थान की बात करें तो गोवा का,
अगर मतलब कि अगर केंद्र शासित में बात करें तो जम्मू कश्मीर इसमें है। अगर हम बिहार की बात करें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बिहार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बिहार का स्थान जो है ना वो नीचे से दूसरा स्थान यानी कि 18वां स्थान है, ठीक है। और 7 जून को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। तो बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहला से आया तो मैं आपको इससे यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला चीज़ क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बिहार का पहला ODF, बिहार का पहला जो ODF प्लस मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर भागलपुर में घोषित किया गया है। जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत समस्तीपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है। बिहार का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में बापरचक यानी कि बांका को विकसित किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं पहला के बारे में, देख ही लेते हैं कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार के हिसुआ यानी कि नवादा में बनाया जा रहा है, ये भी आपका पहला है। तो देखिए पहला जितना भी मैं आप सबको आपको बता रहा हूँ। और बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन पटना से रांची के बीच में चलाया गया। तो कहाँ से कहाँ, तो पटना से रांची के बीच में चलाया गया है, देखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि जाम्बिया द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया गया था। जाम्बिया एक देश है फ्रेंड्स। अब बिहार में जो हम लोग साइकिल योजना देते हैं ना, तो उसके तहत जाम्बिया द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भीविया 2-3 बार सुन लीजिएगा। पटना नगर निगम भारत में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आगे भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला पटना में रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन मुजफ्फरपुर बिहार में किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और बिहार का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया, तो पटना में खोला गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो प्रथम जो पहला है ना, उससे हम लोग क्या करें, उससे हम लोग ये जितने भी पॉइंट थे उसको मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ताकि आपका यहीं पर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कामराजर पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु के तट पर स्थित है। 90 नंबर है कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कैमूर में और रोहतास में क्या होता है कि चूना पत्थर अत्यधिक पाया जाता है। 91 नंबर है कि आगे विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि यह जो उद्यान है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1872 में, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 92 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है, तो कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजातियां, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 93 नंबर के निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अजय बंगा को। तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष अजय बंगा को चुना गया है। और विश्व बैंक की स्थापना अगर पूछ दे तो 1944 में इसका स्थापना हुआ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर है क्या कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें, इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी कि उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ये क्या है, तो ये आपका मिश्र वाक्य का क्या है फ्रेंड्स, तो ये उदाहरण। देखिए अगर मिश्र वाक्य का सरल वाक्य क्या होता है, उसने अपना घर लुटा दिया, तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। लेकिन उसके पास जो कुछ था वो खो गया, ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन कि यदि कल 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो तो परसों, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुवार। आप लोग देख लीजिएगा। देखिए एक और इंग्लिश का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है कि लिखा हो कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर बिंग टॉट। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन आर बिंग टॉट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस बिंग प्लस V3 का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन आर बिंग टॉट, ये वॉइस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि येरेवान राजधानी है। येरेवान किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, येरेवान जो राजधानी है वो आपकी है आर्मेनिया की। तो याद रखिए आर्मेनिया की राजधानी क्या है, तो येरेवान है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोग भी याद रखिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ दिया हुआ है, इसकी राजधानी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे में आपको यूक्रेन हो गया, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव है। और इसकी जो करेंसी है क्या है, हिरवीनिया, ठीक है। उसके बाद आपका अजरबैजान की राजधानी बाकू है, इसकी करेंसी मनात है। और कोसोवो, तो कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है और इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी आपका यूरो है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, ये बंदी जीवन के लेखक हैं।
नेक्स्ट है आपका 99 नंबर कि विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रोइंग है। तो विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है रोइंग यानी कि नौका रेस, रोइंग मतलब नौका रेस से संबंधित है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 100 नंबर की राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक है 9 जनवरी। देखिए 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, उसके बाद आपका है आपका 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और आपका फ्रेंड्स है आपका 15 जनवरी जिसको मनाते हैं थल सेना दिवस, जो हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपका 100 जो टॉप क्वेश्चन था मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे हमको आपको पूरा डिस्क्रिप्शन था मैं वो पूरा बताया हूँ, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। और फ्रेंड्स अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है। आपको यूट्यूब पे ऐसा डिस्क्रिप्शन मतलब वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत किया हो। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा इसका PDF के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।